हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर्स नेम है त्रिभुज, ट्राइंगल। हम लोग इस क्लास में प्रमेय नंबर 6.1 को सिद्ध करेंगे। इससे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में जान लेते। त्रिभुज क्या है। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के मतलब कसौटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे क्या था हम लोग का, साइड साइड था, साइड एंगल साइड और आपका RHS, ये सब कसौटी के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में और डिटेल्स में क्लास 10 में हम लोग जानेंगे। तो चलिए थोड़ा बेसिक्स मतलब त्रिभुज के जो बेसिक है थोड़ा जान लेते हैं। मतलब त्रिभुज है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई है ना, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये वाला आपका हो गया ट्राइंगल, आपका नाम दे BC हो गया। आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के है ना, त्रिभुज के भुजा है ना, भुजा भी कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। कोण भी तीन होते हैं और आपका शीर्ष भी तीन होते हैं। ये आपका ये वाला शीर्ष हो गया, ये है ना B और C, और भुजा क्या हो गया आपका है ना, देखो देखो बेटा यहाँ पर AC आपका भुजा हो गया। आप AC को बोलेंगे सर हम CA लिखेंगे तो लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट दैट। AC हो गया आपका क्या हो गया BC, या BC को CB भी लिख सकते हैं, और आपका हो गया AB। आप AB को BA भी लिख सकते हैं। तीन भुजा हो गया। देखिए बेटा तीन कोण भी है ना, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है ना, कोण। और इसको लिखने का तरीका आप लोगों को पता होगा, क्लास 9 से हम लोग जानते हैं। जैसे यदि इसको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ये, या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको बीच में करना है BAC होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, BAC होगा तो CAB। इसी प्रकार से आप कोण B को आप लिख सकते हैं ABC, फिर आप लिख सकते हैं ACB। तो चलिए इसी तरीके से आप C को भी लिख सकते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग जानते हैं ना कि त्रिभुज मतलब हम लोग क्लास 9 में जो हम लोग पढ़े, क्लास 10 में थोड़ा और ज्यादा हम लोग को जानकारी मिलेगी है ना। मतलब त्रिभुज है क्या। हम लोग को बेसिक ये भी पता है कि त्रिभुज कोण 1, कोण 2 और कोण 3 180 डिग्री होता है। आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और हम लोग 9th क्लास में ये सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए थोड़ा चलिए आप लोगों के लिए सवाल है बेटा ना। चलिए यह ट्राइंगल है, कैसे अच्छा से हमको ड्राइंग नहीं आता, कर दिया ठीक। तो आपका देखिए ये BC हो गया, ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, और ये आपका मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या ये त्रिभुज है। ABC क्या है, त्रिभुज है। यदि आप लोग बोलते हैं कि त्रिभुज है बेटा तो गलत है। आप बोले कैसी बातें कर रहा है सर, ये तो त्रिभुज ही है, त्रिभुज ही तो दिख रहा है ना। ABC क्या है, त्रिभुज ही तो है। नहीं बेटा ये त्रिभुज नहीं है, ये जबरदस्ती बनाया गया है। मैंने ये जबरदस्ती बनाया क्योंकि त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। लेकिन आप लोग देखिए 6 मतलब यदि मैं AB ले रहा हूं, मान लीजिए AB प्लस AB लेता हूं और यहाँ पर AC, तो तीसरी भुजा मान लेते BC है, तो ये आपका बड़ा होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं AB का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर।
और BC का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो 6 और 5 में हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो देखिए ये मैथमेटिक्स के खिलाफ है ना, ये मैथमेटिक्स के खिलाफ है। आपको दो भुजा का योग बड़ा होना चाहिए, लेकिन तीसरी भुजा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ये त्रिभुज का गुण है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के, है ना, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, जो कि यहाँ पर क्या है, बड़ी नहीं है। तो बेटा त्रिभुज नहीं है, ये जबरदस्ती मेरे द्वारा बनाया गया है। सिर्फ देखने से त्रिभुज है बेटा, ये त्रिभुज सच में नहीं है। यदि आप ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करके ये त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो नहीं बनेगा बेटा, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। क्योंकि जब बनाएंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो त्रिभुज का जो गुण होती है ना, कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग मतलब तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जो ये हम लोग ये वाला स्टेटमेंट हम लोग क्लास 9 में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, तो जो कि इस त्रिभुज में नहीं है। तो चलिए जो भी हो, हम लोग को पढ़ना क्या है बेटा, हम लोग को क्लास 10 के ये चैप्टर नंबर 6 है जो त्रिभुज है ना, हम लोग असल में पढ़ना है कि इस त्रिभुज मतलब हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले सर्वंसम फिगर्स और पढ़ेंगे वर्सेस समरूप फिगर, समरूप आकृतियां होता है हिंदी, आकृतियां। देखो बाबू, हम लोग है ना ये वाला जो चैप्टर है ना, हम लोग समरूप आकृतियां को समझने से पहले हम लोग है ना सर्वंसम को भी साथ में लेते हैं। इससे क्या होगा, हम लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में मतलब क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि त्रिभुज ABC और ये वाला क्या है, सर्वंसम का ये चिन्ह है। तो यदि त्रिभुज ABC सर्वंसम त्रिभुज क्या है, PQR है, ठीक है, ये ABC लिखा हुआ है और PQ और बीच में है ना, यही सर्वंसम का चिन्ह है। तो यदि ऐसा हो तो बेटा आपका होगा AB बराबर PQ होगा, आपका AC बराबर पहला वाला लास्ट वाला, तो उसका भी पहला वाला लास्ट वाला, प्यार नहीं बेटा, प्यार नहीं, PR मैंने बोला। दूसरा हो गया बेटा BC, तो BC हो गया तो क्या होगा आपका QR के बराबर होगा। क्यों होगा सर, तो हम लोग पढ़ चुके सिटी के कारण सर, सिटी के कारण, इसका फुल फॉर्म है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, क्या इसका फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ऐसा कुछ है। दूसरा है मतलब यदि दो त्रिभुज सर्वंसम है तो क्या होगा, कोण A बराबर कोण P होगा, कोण B बराबर बीच वाला तो बीच वाला R होगा, कोण C बराबर कोण R होगा। तो यदि दो त्रिभुज सर्वंसम है तो हम लोग है ना, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बीच वाला कोण इसके बराबर होगा, इस ये मतलब ये इसके बराबर होगा, है ना, ये भी बराबर जो लिखा हुआ बेटा ये होगा, ठीक। अब ध्यान देना है ना, देखिए है क्या, सर्वंसम आकृतियां, सर्वंसम फिगर्स एंड समरूप आकृतियां मतलब सिमिलर फिगर्स को समझने के लिए सिर्फ बेटा आपको सिर्फ दो वर्ड की आवश्यकता है। पहला क्या है, शेप, और दूसरा क्या है, साइज। शेप को हिंदी होता है आकार, और ये वाला बेटा हो गया आमाप। ध्यान दीजिए आप लोग है ना 30 सेकंड में समझ लेंगे बेटा, बहुत सिंपल है समझना। ये जो शेप होता है ना, तो चलिए है ना बोर्ड में ड्राइंग करके समझा देता आप लोगों को, है ना। तो शेप जो है ना, शेप से ये जैसे बोलेंगे बेटा ये क्या है, तो मतलब बोलेंगे है ना कि इसका शेप क्या है, तो आप लोग बोलेंगे बेटा गोल है, बिल्कुल सही गोल है। फिर बोलेंगे कि सर जी ये इसका शेप क्या है, तो ये क्या है ना स्क्वायर टाइप का शेप है। फिर ये वाला शेप क्या है, तो बोले सर ये
रेक्टेंगुलर है ना, आयताकार वाला शेप है, ये हो गया शेप। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया शेप, गोल हो गया, गोलाकार हो गया, आयताकार हो गया, वर्गाकार हो गया, है ना, और भी शेप है, और भी शेप है। तो ये हो गया शेप। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 रुपया और 10 रुपया है, तो बोलेंगे यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों का शेप क्या, तो बोले सर गोल है, मतलब गोल है, सर्कल जैसा हो गया, गोलाकार हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब साइड वाला क्या है, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा इसको मिटा रहा हूं। यदि आपको साइज पूछा जाए, ध्यान दीजिए आप लोग, यदि शेप पूछा जाए तो बोलेंगे सर ये मान लेते यहाँ से सेंटर होता है ना, सेंटर यहाँ से मान लेते, इसका जो रेडियस है मान लेते 5 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस है मान लेते 4 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया और इसका रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यदि पूछा जाए आपको कि इसका शेप क्या है, तो बोलेंगे सर ये गोलाकार, ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। लेकिन यदि पूछा जाए इसका साइज क्या है, तो बोलेंगे ना छोटा बड़ा है। बिल्कुल सही। हाँ ध्यान दीजिए, मेरे पास एक 5 रुपया का सिक्का है और दूसरा 10 रुपये का सिक्का है। यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों का शेप क्या है, तो बोल देंगे गोल है सर। साइज में क्या है, तो सर छोटा बड़ा है। तो बिल्कुल सही। अब ध्यान दीजिए, यदि आपका शेप एंड साइज, यदि आपका शेप एंड साइज समान हो, यदि आपका शेप एंड साइज समान हो, तो ऐसे आकृतियां को बोलेंगे सर्वसम आकृतियां। क्या बोलेंगे, सर्वसम आकृतियां, क्योंकि इसका शेप एंड साइज क्या है, बराबर है। देखिए ना, और एक चीज ना, सर्वसम फिगर्स हो या फिर आपका सिमिलर फिगर्स हो, समरूप फिगर हो, इन दो वर्ड को समझने के लिए बेटा है ना कम से कम 2 फिगर होना चाहिए, है ना। मेरे पास एक 5 रुपये का सिक्का है, दूसरा भी 5 रुपये का सिक्का है, मतलब दोनों मान लिए, दोनों मतलब एक सिक्का को दूसरे के ऊपर रख रहा हूं तो पूरा ढक रहा है, तो बोलेंगे ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे, सर्वसम आकृतियां। अब मान लेते हैं कि दूसरा समझते हैं, यहां लिखते शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। यदि आपका शेप क्या हो, समान हो, शेप समान हो, साइज क्या हो आपका अलग अलग हो। तो यदि आपका है ना, तो मतलब वैसे आकृतियां, वे आकृतियां जिनकी शेप समान हो लेकिन साइज आपका अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो हम लोग ऐसे आकृतियों को बोलेंगे समरूप आकृतियां। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मतलब सर्वसम आकृतियां क्या है और समरूप आकृतियां क्या है। चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं, यहाँ पर एक बार थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं और एक बार बोल दे, ठीक। मैं 2 बार लिख रहा हूं, शेप एंड साइज। यदि दोनों समान हो, कहने का मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो बोलेंगे ये क्या है, सर्वसम आकृतियां है। दूसरा शेप एंड साइज, यदि आपका शेप क्या हो, समान हो, लेकिन साइज क्या हो आपका अलग अलग हो, अर्थात छोटा बड़ा हो। जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल है, छोटा करते ना देखने में अच्छा लगेगा। ये वाला आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये वाला आपका रेडियस क्या है, आपका 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसे आकृतियों को बोलेंगे समरूप आकृतियां। आई होप कि आप लोगों को है ना समझ में आ गया। और जब भी बैठा है ना, जब भी मेरा वीडियो देखना, कॉपी कलम साथ में लेकर बैठना बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब होंगे ना वो वाला लिख लीजिएगा, है ना। जब भी मेरी क्लास आप लोग है ना देखने के लिए स्टार्ट करेंगे ना, तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ठीक। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, लाइन स्टार देख लिख रहा हूं, सभी सर्वसम
सभी सर्वंसम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वंसम होना आवश्यक नहीं है। हमने पहले जितना समझाया ना सर्वंसम आकृतियां और सर्वंसम आकृतियां और समरूप आकृतियां है ना, ये क्या है, हम लोग यही सीखा कि सभी सर्वंसम आकृतियां समरूप तो होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वंसम होना आवश्यक नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हम लोग है ना, अब हम लोग सिद्ध करेंगे क्लास लॉन्ग है ना, लॉन्ग क्लास है, तो धैर्य रखिए है ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग सिद्ध करेंगे है ना प्रीमियर नंबर 6.1। तो चलिए देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, एक लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए। ये आपका ना क्वेश्चन होता है, यहाँ से स्टेटमेंट चालू नहीं हो रहा, यहाँ से स्टेटमेंट है, ठीक। ध्यान दीजिए आप लोग, एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक। कभी कभी ये भी बोलते हैं थेल्स प्रमेय को सिद्ध करो, इसका दूसरा है ना, ऐसे भी कभी कभार बोलते हैं थेल्स प्रमेय को सिद्ध करो। और ये क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कुछ ऐसा है, ऐसे बोलते उसको सिद्ध करो, ठीक। तो चलिए बिना दे, बहुत लॉन्ग क्लास हो गया ना बेटा, आप लोग बोरिंग होते होंगे है ना, लेकिन धैर्य रखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक ये आपको थ्योरम समझ में नहीं आएगा ना, जब तक आपको ये थ्योरम समझ में, मतलब थ्योरम सॉल्व नहीं करेंगे तो मतलब जो प्रश्नावली है उसको मतलब सॉल्व करने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना फॉर यू, फॉर मी यार, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टेटमेंट क्या है ना हम लोग देख लिए हैं, तो क्या पूरा ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज का नाम लिया तो मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ कर दिया बेटा, ड्रॉ एक त्रिभुज है, नाम भी दे दिया ए बी सी। तो चलिए लाइन पढ़ेंगे, यदि किसी त्रिभुज, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी स्टेटमेंट होता है ना अकॉर्डिंग, मतलब मैंने जो क्लास 10 में मैंने जो देखा हर एक थ्योरम को, तो मैंने जो देखा है ना कि स्टेटमेंट का जो शुरू वाला जो है होता है ना, शुरू में जो होता है ना वो बेटा गिवन होता है, वो दिया हुआ होता है, और जो अंत में जो होता है ना आपको सिद्ध करना होता है। देखिए यहाँ से जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है आपको ये प्रूव करना है, और बाकी यहाँ से यहाँ तक जो है आपको बेटा ये गिवन है, मतलब आपको कुछ दे रहा है ना, कुछ दे रहा है कुछ प्रूव करने के लिए, है ना। तो स्टेटमेंट में आपको शुरू में कुछ आपको दिया हुआ, स्टेटमेंट में दिया हुआ रहता है, और अंत वाला सेंटेंस का जो भाग होता है ना, जरूरी नहीं है कि अंत नहीं हो, लेकिन आप लोग देखेंगे है ना कि हर एक थ्योरम में ऐसा ही होता है, ठीक। तो चलिए मैंने पढ़ा यदि किसी त्रिभुज, तो लिख देंगे बेटा दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, मैंने लिख दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मैंने मान लिया बीसी के समांतर, देखिए समांतर जो वर्ड है ना, देखिए समांतर वर्ड है ना हमारे, आप लोग दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिए ये वाला हो गया ऐसा है ना, ध्यान दीजिए। तो जैसे रेल की पटरी होती है ना, तो दोनों आप वो तो लाइन तो नहीं है, कहीं ना कहीं खत्म होती है, वो तो लाइन तो नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए ना वो जो दो पटरी होती है, तो मान लीजिए पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, यदि आप वहां से मापेंगे तो देखेंगे दो पटरी के बीच है ना, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मतलब जितना भी मान लेते, यदि आपका 5 फीट है, ठीक, यदि आपका 5 फीट है पाकुड़ में दो पटरियों के बीच की दूरी, तो अब कलकत्ता में भी मापेंगे तो उतना ही होगी, है ना। अब मुंबई में चले जाएंगे फिर उतना ही होगा, है ना, क्योंकि थोड़ा भी 19-20 होता है ना, तो मतलब रेल की जो मतलब चक्का है ना वो पटरी से नीचे गिर जाएगी और दुर्घटना हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, ये आपका मतलब क्या पैरेलल है, ये क्या है, तो समांतर है,
तो चलिए समांतर समझ में आ गया ना, ध्यान दीजिए। ये वाला बोलेंगे सर ये वाला समांतर है, तो नहीं सर बोलेंगे कहीं ना कहीं तो बढ़ जाएगा, तो समांतर नहीं है। जो कभी भी मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, हमेशा इसे हमेशा कोई लाइन ले लीजिए, यदि दो लाइन आपस में समांतर है तो हमेशा इसे जाती रहेगी, है ना, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ठीक। तो चलिए, तो किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखिए मैंने बीसी के समांतर है ना, एक मतलब क्या लिखा हुआ ध्यान दिया ना जी, भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए मैंने एक रेखा खींच दी। देखिए ये वाला एक भुजा हो गया है ना, देखिए AB और AC को है ना बिंदु D, और AB को D पर काटती है और AC को E पर काटते हैं ना, ये बेटा आपको दिया हुआ है ना, तो देखिए लिख दे, तो BC समांतर DE, ये आपका गिवन है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना, कि दिया ये किसी त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है, जो अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E पर काटती है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो चलिए मैंने छोटा कर दिया, ठीक। सिद्ध क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मैं तो इतना कह सकता हूं बेटा, ये थ्योरम मत छोड़ना, चाहे तो है ना एक दिन खाना मतलब मत खाना बेटा, लेकिन ये थ्योरम मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, है ना, मतलब जो 2026 में एग्जाम देने वाला है जैकबोर्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। क्या सिद्ध करना है, तो ये क्या बोला, ध्यान यहाँ पर ध्यान दिया, तो गिवन हो गया, ये अन्य दो भुजाएं, मतलब ये भी और AC की बात कर रहा है, ये की ही अनुपात में विभाजित हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, AD बटे DB, और आपका हो जाएगा ये E बटे EC, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए बिना देरी किए ना मतलब शुरू करते हैं ना, इसको सॉल्व करते जल्दी जल्दी। इसके बाद आएगा रचना, क्या रचना, ध्यान दीजिए, रचना ये अपने से करना पड़ता है, क्या करेंगे, आप लोग को भी करना पड़ेगा। चलिए मैंने रचना करने तो लिख लेंगे, क्या क्या मैंने क्या किया, बहुत सिंपल है, B और E तथा C और D को मिलाया, और फिर DM लंब AC एवं EN लंब AB खींचा। देखो ना यहाँ पर है ना, B और E को मिलाया, C और D को मिलाया, DM जो है वो AC है ना, देखिए DM जो है ना AC पर करीब 90 डिग्री, इसलिए इसको लिख सकते हैं DM लंब AC और EN लंब AB, ठीक। ये रचना होगी। अब बेटा मेन चीज जो है प्रमाण प्रूफ करना है, हाँ सच में ऐसा होता है, यदि ऐसा हो मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि ऐसा हो तो ऐसा होता है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो 1/2 मतलब आधा गुना ऊंचाई, लेकिन ये वाला फॉर्मूला उसी त्रिभुज में लागू होगा मतलब जिसमें ऊंचाई हो, है ना, ऊंचाई नहीं होगा तो नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊंचाई ना DM जो है ध्यान दीजिए। चलिए तो एरिया ऑफ ADE मतलब ADE का क्षेत्रफल देख सकते हैं आप लोग, ADE एक त्रिभुज है, ADE एक त्रिभुज है, AD एक त्रिभुज है, देखिए ना, और EN एक ऊंचाई है और DM एक ऊंचाई है, और देखिए आधार एक बार यदि आप आधार AD लेंगे तो ऊंचाई EN ले लेंगे, और यदि आप आधार
या डीएम ले लेंगे, ठीक। तो 1/2 AD गुना क्या होगा EN। सेकंड क्या होगा एरिया ऑफ, ध्यान दिया यहाँ पर, ध्यान दिया ना, अब मैं ले रहा हूं एरिया ऑफ BED। BED क्या होगा 1/2 आपका आधा ले DB और ऊंचाई EN। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान दीजिए आप, है ना, जब भी आप लोग ना ये मतलब एडी ऊंचाई लेंगे ना, एडी ऊंचाई लेंगे मतलब एडी आधार लेंगे, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरा त्रिभुज में हम है ना डीबी लेंगे, ताकि देखिए एडी बटे डीबी दिख रहा है ना, यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे ना, यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एडी बटे डीबी बन जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN बटे EN कैंसिल हो जाएगा, और आपका इधर भी कैंसिल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो चलिए और क्या होगा आपका सेकेंड, ध्यान दीजिए एरिया ऑफ ADE तो हो जाएगा 1/2, अब आधा लेंगे ये E, तो ऊंचाई क्या बच रहा है, एक बार तो ले चुके हैं ना मतलब EN ले चुके, बाद DM होगा, तो DM, तो इधर त्रिभुज क्या होगा DEC, तो आपका होगा 1/2, अब ये ही लिए तो क्या लेंगे EC गुना DM, देखो ना यहाँ पर है ना, मतलब 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM बटे DM कैंसिल, बचेगा कौन ये E बटे EC, इधर वैसे ही हो रहा है, ठीक। अतः क्या करेंगे एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BED 1/2 AD गुना EA और 1/2 DP गुना, नहीं गलत हो गया, 1/2 AD गुना EN और 1/2 DP गुना EN, तो 1/2 कैंसिल, EN कैंसिल, तो क्या बच रहा है आपका AD बटे DB, इक्वेशन फर्स्ट, तथा आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ DEC, तो देखिए आपने वहां एरिया ऑफ AD 1/2 AE DM बाय 1/2 गुना EC गुना DM, ठीक है, 1/2 कैंसिल, DM कैंसिल, तो ये E बटे EC, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए आपको इक्वेशन 1 और 2 जो मिल गया है ना, सिर्फ एक ही काम बाकी है बस, थोड़ा इसको है ना बेटा स्टेटमेंट हटाते हैं ना, देखिए और एक बार बोले, कभी कभी केस परिवार भी सिद्धि की जैसा बोलता है ना, अब ध्यान दीजिए आप लोग, क्लास 9 में हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं ना, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं ना, देखिए आप लोग, यदि मैं इसको हटा दूं, देखिए सबसे पहले ध्यान दिया, तो यहाँ पर ध्यान दिया, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। देखिए यहाँ पर BED है ना, देख सकते हैं आप लोग, BED त्रिभुज है और आपका है DEC त्रिभुज है, ठीक। तो देखिए ये वाला जो है ना BED, उसके लिए भी ये D जरूरी है, और DEC के लिए मतलब ये दोनों के लिए कॉमन है, ये वाला दोनों के लिए कॉमन साइड है, ये दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन साइड है, तो बेटा ये क्या होगी, दोनों के एक ही आधार हो गया, और ये दोनों त्रिभुज जो बन रही है ना, देख सकते हैं आप लोग कि DE और BC के बीच बन रही है, और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपस में, ये दोनों मतलब ध्यान, हाँ क्या बोल रहे हैं ना, मतलब DE जो है
DE मतलब एक आधार हो गया DE, और BC जो है ये दो जो है ना लाइन है ना, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, और दोनों के बीच में दो त्रिभुज बन रही है। यदि ऐसा हो, ठीक लिख रहा हूं, चूंकि त्रिभुज BED तथा त्रिभुज DEC, BED तथा DEC एक ही आधार क्या है, D, तथा एक ही समांतर रेखाओं, त्रिभुज BED तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार D तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज है। अतः तो है ना, हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि यदि एक ही मतलब दो त्रिभुज जो है ना, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये क्षेत्रफल में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ BED बराबर एरिया ऑफ BED और DEC, ये इक्वेशन 3 हो गया। बस और एक लाइन आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है ना, एक लाइन कहाँ लिखा है, जगह भी नहीं बच रहा है, थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। देखिए यहाँ पर ये एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ BED है ना, देखिए यहाँ एरिया ऑफ मतलब एरिया ऑफ BED और एरिया ऑफ DEC ये दोनों आपस में क्या है, क्षेत्रफल में बराबर है। तो मैं एरिया ऑफ AD को AD रहने दूंगा और एरिया ऑफ BED को BED रहने दूंगा। एरिया ऑफ AD है, मैं या DEC की जगह पर DEC की जगह पर है ना BED लिख दूंगा, और है ना ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से है ना, समीकरण 1 और 2 से जब करेंगे ना, तो ये वाला हिस्सा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, हेंस प्रूव। मैथ सिद्ध हो चुका है बेटा, है ना। तो चलिए, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।